आपका इंडियन बेसिक नॉलेज चैनल पर आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आज पढ़ रहे हैं भूगोल। भूगोल का जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसके बारे में हम पहले जानकारी प्राप्त करते हैं। तो भूगोल है जो भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भू प्लस गोल। तो इसे हम साधारण भाषा में बोले तो इसे हम कह सकते हैं पृथ्वी या भूमि, और इधर गोल का मतलब होता है गोल। लेकिन कुछ विद्वानों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। जिस प्रकार सबसे पहले ग्रीक भाषा में इसे क्या कहा गया, तो ग्रीक भाषा आई, उसमें भूगोल को, ग्रीक भाषा में भूगोल को जीई प्लस ग्रफ ग्रफ। फिर इसी को बदलकर इंग्लिश भाषा में इसका वर्णन किया गया और इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में इसे कहा गया जियो प्लस ग्राफी। और फिर इसको हिंदी में इसका वर्णन किया गया। फिर हमने हिंदी में इसका जो प्रयोग है वो इस शाब्दिक अर्थ बताया गया। जियो को मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। क्या होता है? वर्णन करना। पहले हमने भूगोल का अर्थ समझा। शाब्दिक अर्थ में हम भू प्लस गोल यानी भूमि जो हमारी गोल है उसे कहते हैं भूगोल। लेकिन कुछ विद्वानों ने इसका अलग अर्थ निकाला और इसको भूगोल की दृष्टि से हम देखें तो इसका जो भूगोल की जो परिभाषा होती है उसे हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन किया हो उसे क्या कहते हैं? भूगोल। आपको पूछ ले भूगोल का अर्थ क्या होता है तो आपको बताना है पृथ्वी का वर्णन या पृथ्वी का अध्ययन करना, यही क्या है? भूगोल। फिर इस भूगोल का जो जनक माने जाते हैं अलग अलग। भूगोल के जनक आपको पूछ ले तो भूगोल के जनक है वो हेकेटियस को कहते हैं। भूगोल का जनक किसे कहते हैं? हेकेटियस। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? हेकेटियस को। और यदि इसी में आपको दूसरा प्रश्न और आ जाए कि व्यवस्थित भूगोल का जनक यानी व्यवस्थित भूगोल का जनक हमें किसे कहते हैं? पहले तो हमने बताया कि भूगोल का जनक हेकेटियस, लेकिन व्यवस्थित भूगोल का जनक है वो हम इराटोस्थेनीज को कहते हैं। इराटोस्थेनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक। यहां पर एक प्रश्न बनता है, यदि आपको परीक्षा में पूछ ले कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं और वहां पर ऑप्शन में हेकेटियस नहीं आता है तो आपका आंसर हमेशा सही कौन सा होगा? इराटोस्थेनीज। फिर इसमें भूगोल को दो शाखाओं में विभाजित किया गया और वो दो शाखाएं कौन कौन सी है? तो भूगोल की जो शाखाएं हैं दो, भूगोल की दो शाखाओं का नाम, पहली होती है भौतिक भूगोल। पहली कौन सी है? भौतिक भूगोल। और दूसरी शाखा इसको बांटा गया तो मानव भूगोल। कौन सी भूगोल में? मानव भूगोल। पहली भौतिक भूगोल, दूसरी मानव भूगोल। मानव भूगोल का जो जनक है वो हम कहते हैं रेडजेल। इसको कहते हैं रेडजेल। मानव भूगोल का जनक इसे कहते हैं रेडजेल। और जो भौतिक भूगोल है उसका हम जो जनक है पोलोडोनियस इसे कहते हैं। भौतिक भूगोल का जनक पोलोडोनियस और मानव भूगोल का जनक रेडजेल को कहते हैं। ये भी दो महत्वपूर्ण प्रश्न है भूगोल की दृष्टि से हम देखें तो। फिर इसमें आगे यदि पूछ रहे आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं, प्रश्न आ जाए आधुनिक भूगोल का जनक, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं तो लिखना है हेम्बोल्ट। किसे कहते हैं? हेम्बोल्ट को। आधुनिक भूगोल का जनक हेम्बोल्ट को, भौतिक भूगोल का जनक पोलोडोनियस को और मानव भूगोल का जनक रेडजेल को कहा जाता है। और यदि आपको पूछ रहे भारत
के भूगोल का जनक, भारत का जो भूगोल है उसका जनक हम किसे कहते हैं? जेम्स रेनल। भारत के भूगोल का जनक जेम्स रेनल को कहते हैं। यह है भूगोल की सामान्य जानकारी। इसमें हमने पहला पढ़ा भूगोल क्या होता है। तो भूगोल हम साधारण भाषा में जो पृथ्वी गोल होती है उसे भूगोल कहते हैं, और फिर इसको शाब्दिक विस्तार बताया गया। तो भूगोल का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल का यानी पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन करना भूगोल कहलाता है। ये हमने दो बातें पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कि भूगोल का जो जनक है वो किसे कहते हैं? तो हेकेटियस को। भूगोल का जनक किसे कहते हैं? हेकेटियस को। और आधुनिक भूगोल का जनक हेम्बोल्ट को। और भारत के भूगोल का जनक जेम्स रेनल को। भूगोल को कितनी शाखाओं में बांटा गया? दो शाखाओं में। पहली है आपकी भौतिक, दूसरी है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल का जनक है वो पोलोडोनियस को, और मानव भूगोल का जनक रेडजेल। ये हमारी सामान्य जानकारी थी भूगोल की दृष्टि से। अब हम इसी भूगोल में आगे की कुछ प्रक्रियाएं पढ़ते हैं। तो भूगोल में दो रेखाएं होती है, अक्षांश और देशांश। अक्षांश रेखा और देशांश। पहले हम अक्षांश के बारे में पढ़ते हैं। अक्षांश क्या है? तो अक्षांश एक ग्लोब है। ग्लोब आप सभी जानते होंगे, जो पृथ्वी को प्रदर्शित करता है, पृथ्वी की स्थिति बताने के लिए खींचा गया। इसमें जो चारों ओर से ये है ग्लोब। क्या नाम दिया गया इसे? ग्लोब। तो ग्लोब में ये है उत्तरी ध्रुव यानी उत्तरी बिंदु, उत्तरी ध्रुव, और ये है दक्षिणी ध्रुव। इसका क्या नाम लिखा गया? दक्षिणी ध्रुव। और इसी में जो हम अक्षांश को दर्शाएं तो अक्षांश को जो पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, यहाँ लिख देता हूं मैं, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षांश। यानी पश्चिम से पूर्व की ओर जो खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश। ये अक्षांश, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? तो कुल अक्षांश रेखाएं पूछ ले आपको तो 181, और अक्षांश पूछ ले तो 179। अक्षांश रेखाएं, ये आपको दो मोस्ट बातें याद रखना है। अक्षांश रेखाएं 181 और अक्षांश 179। और इसमें आपको पूछ लें जो अक्षांश है, इस अक्षांश के मध्य जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या कहलाता है? ये क्षेत्र क्या कहलाता है? इस क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा कि अक्षांश जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है अक्षांश कहते हैं। अक्षांश रेखाएं 181 होती हैं, और अक्षांश पूछ ले आपको तो 179 होती है। और इसे जो अक्षांश है, इस अक्षांश के जो बीच का जो क्षेत्र है, दो अक्षांशों के बीच की रेखाएं, ये दो अक्षांश है, दो अक्षांश रेखाएं हैं, और इनका जो ये बीच का जो क्षेत्र है इसे कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसका जो नाम है वो है क्या है? कटिबंध। आपको ये प्रश्न मोस्ट है, इसको पूछा बहुत बार पूछा गया है कि दो अक्षांशों के मध्य वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? दो अक्षांश रेखाओं के मध्य वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो कटिबंध। और आपको पूछ ले दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो आपको बताना है 111 किलोमीटर। दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर। आपको पूछ ले दूरी तो 111 किलोमीटर। और उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो कटिबंध। क्या कहते हैं? कटिबंध। ये हमारा अक्षांश के बारे में कुछ जानकारी वापस एक बार बता देता हूं। अक्षांश किसे कहते हैं? तो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। अक्षांश को हमारे ग्लोब में किस प्रकार दर्शाया जाता है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। और दो अक्षांशों के मध्य वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो कटिबंध। दो अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर। और पूछ ले अक्षांश रेखाएं तो 181, और अक्षांश कितने होते हैं?
तो 179। ये हो गया अक्षांश के बारे में। अब हम पढ़ते हैं देशांतर। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो देशांतर। दूसरा टॉपिक क्या है? देशांतर। देशांतर किसे कहते हैं? तो वही हम ग्लोबल इसको भी दर्शाएंगे। यह है उत्तरी ध्रुव और यह है दक्षिणी ध्रुव। ये जो बिंदु है इन्हें ध्रुव कहते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। देशांतर किसे कहते हैं? तो देशांतर होता है देशांतर तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जो खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है उन्हें क्या कहते हैं? देशांतर। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जो खींची गई काल्पनिक रेखाएं देशांतर कहलाती है। चित्र को सही मान देता हूं आपके लिए। ये क्या है? देशांतर। देशांतर किसे कहते हैं? तो परिभाषा सुन लो वापिस। देशांतर की परिभाषा तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो देशांतर। ग्लोबल उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जो खींची गई काल्पनिक रेखाएं उन्हें क्या कहते हैं? देशांतर। आपको पूछ ले कुल कितने देशांतर होते हैं? ग्लोब में कुल कितने देशांतर होते हैं? तो इसमें आपको बताना है कुल देशांतरों की संख्या तो 360। कुल कितने होते हैं? 360 देशांतर। और वही हमने अक्षांश के बारे में पढ़ा, वही यहाँ पर पढ़ना है कि देशांतरों के जो बीच का जो ये क्षेत्र है इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं गोल, गोल या गोरे, गोल या गोरे किसे कहते हैं? तो दो देशांतरों के बीच का जो क्षेत्र है उसे गोल या गोरे कहलाता है। और आपको अब देशांतर और अक्षांश दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? यानी जो ये कॉलम बनता है इस कॉलम का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? जो ये कॉलम बना इस कॉलम को यानी अक्षांश और देशांतरों के दोनों के मध्य का जो क्षेत्र है इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ग्रिड। क्या कहते हैं? ग्रिड। यहां पर लिख रहा हूं अक्षांश व देशांतर के मध्य का क्षेत्र, देशांतर के मध्य का क्षेत्र तो उसे कहते हैं ग्रिड। यह आपके लेब असिस्टेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि देशांतर किसे कहते हैं? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा देशांतर कहलाती है। कुल देशांतरों की संख्या कितनी होती है? 360। दो देशांतरों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो गोल या गोरे। अक्षांश और देशांतर के मध्य का क्षेत्र क्या कहते हैं? तो ग्रिड। कुल देशांतरों की संख्या कितनी होती है? 360। एक देशांतर है उसका नाम दिया गया है 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर रेखा कौन सा है? वो 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसे हम अन्य नाम से भी जाना जाता है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं इसे। दूसरा इसका नाम है तो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। और 0 डिग्री देशांतर रेखा समय रेखा भी कहते हैं या इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इंग्लैंड का शहर है ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा इसका नाम कैसे पड़ा?
तो इंग्लैंड का जो क्षेत्र है, इंग्लैंड के क्षेत्र का एक शहर है, इंग्लैंड का एक शहर है, इंग्लैंड का एक शहर है, और उस इंग्लैंड के शहर का नाम क्या है? ग्रीनविच। और ये जो 0 डिग्री रेखा है या समय रेखा है, मानक समय रेखा, ये इस इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, शहर से होकर ये गुजरती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा? ग्रीनविच रेखा। और आपको पूछ ले ग्रीनविच रेखा के पास में कौन सी वेधशाला है इंग्लैंड में, तो उस वेधशाला का नाम है रॉयल वेधशाला। क्या नाम है? रॉयल वेधशाला। आपको पूछ ले ग्रीनविच रेखा के पास में कौन सी वेधशाला है, तो उसका नाम बताना है रॉयल वेधशाला। ग्रीनविच कहां पर है? इंग्लैंड का एक शहर है, वहां से ये निकलती है। और ये जो 0 डिग्री है, ये देशांतर को 2 भागों में विभाजित कर देती है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो हमारे देशांतर, इस देशांतर को कितने भागों में विभाजित कर देती है? तो 2 भागों में। 2 भाग कौन से? एक तो पश्चिम की ओर और एक पूर्व की ओर। एक पश्चिम की ओर और एक पूर्व की ओर। आ गया समझ? पश्चिम और पूर्व की ओर दोनों विभाजित किया। तो इसमें जो ग्रीनविच रेखा यानी 0 डिग्री रेखा से पूर्व की ओर जाने पर समय क्या करता है? तो समय बढ़ता है, इधर समय प्लस होता है, और पश्चिम की तरफ जाते हैं तो समय क्या होता है? माइनस। इसी में एक पर्सन और है देशांतर से रिलेटेड कि देशांतर एक देशांतर को पार करने में कुल कितना समय लगता है? एक देशांतर को पार करने में कुल कितना समय लगता है? तो आपको बताना है 4 मिनट। कितना? 4 मिनट। एक देशांतर को पार करने में कुल कितना समय लगता है? 4 मिनट। इसीलिए जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड का जो ग्रीनविच शहर है, इससे भारत का समय कितना आगे है? तो आपको बताना है भारत का समय इससे 5.5 घंटे आगे है। कितना है? 5.5 घंटे आगे। 5.5 घंटे आगे क्यों है? क्योंकि भारत का जो देशांतर है, भारत की जो मानक समय रेखा है वो कौन सी है? भारत की जो मानक समय रेखा है उसे 82.5 डिग्री कहते हैं। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री। भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा तो वो कौन सी है? 82.5 डिग्री। यह है भारत की मानक समय रेखा जो पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसे हम 5.5 घंटे कैसे निकालें? तो इसमें जो है 82.5 डिग्री को 4 मिनट से 4 से गुणा करना है। कितने से? 4 से। पहले 82 डिग्री को 4 से करते हैं तो 228 आ गया, 328 और फिर आधा डिग्री और है। और आधा डिग्री में मैंने कहा कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं, तो आधे देशांतर को पार करने में कुल कितना समय लगेगा? तो आधे को 4 का आधा कर लो 2, तो कुल कितनी मिनट आ गई? 330 मिनट आ गई। और इसे हम यदि घंटे में बदले तो घंटे में कितना हो जाएगा? ये 5.5 घंटे आगे। आ गया समझ में? अब हम भारत की जानकारी करते हैं, भारत का सामान्य ज्ञान इसमें पढ़ते हैं। भारत का सामान्य ज्ञान, हमने पढ़ लिया अक्षांश देशांतर। अब तो भारत का भी हम पहले क्या पढ़ते हैं? अक्षांश और देशांतर, यानी भारत का अक्षांश कितना है और देशांतर कितना है। तो भारत का अक्षांश है, उसमें हम आपको चित्र से समझा देता हूं। भारत का अक्षांश, तो भारत का अक्षांश पूछा है तो अक्षांश को आपको नीचे से बताना है। 8 डिग्री 4 मिनट भारत का अक्षांश बताना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर यहां पर हमारा लद्दाख क्षेत्र है, लद्दाख तक 37 डिग्री 6 मिनट। भारत का अक्षांश पूछे
अक्षांशीय विस्तार पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट क्या है हमारा ये अक्षांशीय विस्तार। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट भारत का अक्षांशीय विस्तार माना जाता है। उत्तरी अक्षांश कह सकते हैं इसको, उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश क्यों? भारत है वो गोलों में भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश। और फिर पूछ ले देशांतर। देशांतर पूछे तो देशांतर बताना है। भारत का देशांतरीय विस्तार 67 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये क्या है? देशांतरीय विस्तार, पूर्वी देशांतर। आपको पूछ ले भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और पूछ ले देशांतरीय विस्तार तो 67 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। अब आपको बता देते हैं भारत की स्थिति, यानी संपूर्ण गोलार्ध में या विश्व में। आपको पूछ ले विश्व में भारत की स्थिति, विश्व में भारत की स्थिति, भारत की स्थिति। तो मैंने पहले यहाँ पर ग्लोब बनाया था और उस ग्लोब में हमने अक्षांश देशांतर बनाए थे, उसी के अनुरूप हम इसको समझते हैं। यह है ग्लोब। इस ग्लोब में यह है भूमध्य रेखा, जिसे क्या कहते हैं? 0 डिग्री रेखा। इसे भूमध्य रेखा से हमारा भारत ऊपर की ओर, उत्तर की ओर है, और उत्तर में भी इधर पूर्व की ओर। यहाँ पर क्या है? भारत स्थित। भारत कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है भारत विश्व के पूर्वी उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। उत्तर पूर्वी दिशा में भारत विश्व में स्थित है। भारत उत्तर पूर्वी दिशा में। हमने पहले बता भारत का अक्षांशीय विस्तार, जो आपका मैंने बताया था कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत का अक्षांशीय विस्तार। फिर भारत का देशांतरीय विस्तार को क्या था? तो 67 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये क्या था? भारत का पूर्व देशांतरीय विस्तार। अब हम पढ़ रहे हैं भारत के किस तरफ कौन सा क्षेत्र अंतिम माना गया, यानी भारत का उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र। तो भारत का उत्तर की ओर, भारत का उत्तरीतम स्थल है वो कौन सा है? तो इंदिरा कोल। भारत का आपको पूछ ले उत्तरीतम स्थल कौन सा है? तो इंदिरा कोल। यानी उत्तरी क्षेत्र में सबसे ऊपर कौन सा क्षेत्र आता है? तो इंदिरा कोल। ये कहां पर है? वर्तमान में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। फिर पूछ ले दक्षिण में मुख्य भूमि भारत की। भारत का जो उत्तरीतम बिंदु है वो इंदिरा कोल है। कौन से क्षेत्र में है? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। अब आपसे पूछ ले भारत के मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु, भारत के मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु है तो वो है कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी। यानी दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। और इसे पूछ ले भारत का दक्षिणतम कौन सा? दक्षिणतम तो वो हमारे यहाँ पर इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें ग्रेट निकोबार के पास में इंदिरा, ग्रेट निकोबार के पास में कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। यह
कौन से क्षेत्र में है, तो आपको पूछ रहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में। कहां पर है, ग्रेट निकोबार। इसका इंदिरा पॉइंट, पहले इसका नाम था पिग्मेलियन द्वीप था, लेकिन 1984 के बाद में इसका नाम क्या पड़ा, इंदिरा पॉइंट। क्या पड़ा, इंदिरा पॉइंट, 1984 के बाद। ये हमारा हो गया उत्तर और दक्षिणी का अंतिम बिंदु। अब हम आपको बता रहे हैं कि हमारा पूर्वी का अंतिम बिंदु कौन सा है। तो पूर्व का हमारा अंतिम बिंदु है तो वो है वालांग। कौन सा है, वालांग। कौन से राज्य का है, तो अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का। आपको पूछ ले भारत का पूर्वीतम अंतिम बिंदु कौन सा है, तो वालांग है, अरुणाचल प्रदेश का। और पश्चिम में गुजरात का एक सर क्रीक के भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम गौर माता भी है। क्या है, गौर माता। यह पूर्वी भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, सर क्रीक गौर माता, जो गुजरात में। सर क्रीक क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो कच्छ के रण है जहाँ पर कीचड़ होता है। और आपको पूछ ले भारत और पाकिस्तान के मध्य कच्छ के रण को दूसरे नाम से किसे जाना जाता है, तो सर क्रीक से। जो कच्छ का यहाँ पर जो कीचड़ है उस कीचड़ को सर क्रीक भी कहते हैं। फिर भारत की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर। और भारत की पश्चिम से पूर्व की लंबाई है वह 2933 किलोमीटर। भारत की पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2933 और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। और आपको बता दूं भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो हम राजस्थान, हमारो राजस्थान। ये भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य माना जाता है। और जनसंख्या की दृष्टि से तो यूपी, योगी वाला यूपी, यह है जनसंख्या की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। राजस्थान से पहले जो एमपी था, एमपी होता था, लेकिन एमपी से अलग कौन सा राज्य हो गया था, झारखंड। इसीलिए अब वर्तमान में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, राजस्थान। अब भारत का सामान्य परिचय आप जानते ही होंगे। भारत में कुल कितने राज्य हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में राज्य हैं 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में 8। भारत का अंतिम राज्य कौन सा था, तो तेलंगाना। अंतिम राज्य कौन सा बना, तेलंगाना बना था। कब बना था, 2 जून 2014, 2 जून 2014 को बना था। किससे अलग होकर, तो आंध्र प्रदेश से अलग। किससे अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना था।